राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने उपभोक्ता व्यवहार के गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में जाना। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उपभोक्ता व्यवहार के क्रमवाचक दृष्टिकोण के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार का क्रमवाचक दृष्टिकोण हमें यह बताता है कि उपयोगिता की गणना हम नंबर्स के आधार पर यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उसे अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर क्रम दे सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरीके से क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री या इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। उदासीनता वक्र या उपभोक्ता व्यवहार के क्रमवाचक दृष्टिकोण में उदासीनता वक्र के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की गई थी वो आयरिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजवर्थ के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले एजवर्थ नाम के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1881 में पहली बार उदासीनता वक्र के बारे में चर्चा की। बेसिकली उन्होंने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया कि इसे किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसे वास्तविक रूप में उदासीनता वक्र को वास्तविक रूप में खींचने का या ड्रॉ करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर पैरेटो को दिया जाता है। प्रोफेसर पैरेटो इन्होंने 1906 में सबसे पहली बार उदासीनता वक्र को खींचा या इसको ड्रॉ किया, लेकिन इसे वास्तविक रूप में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है J.R. हिक्स, प्रोफेसर J.R. हिक्स को, जिन्होंने 1939 में इनकी एक बुक थी वैल्यू एंड कैपिटल, जिस बुक में इन्होंने उदासीनता वक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इनकी यह बुक उपभोक्ता व्यवहार और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो आज हम बच्चों उदासीनता वक्र के बारे में डिटेल में जानेंगे। उदासीनता वक्र को जानने से पहले हमें इसके डेफिनेशन या इसकी परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है कि ये एक्चुअल में है क्या। उदासीनता वक्र, जिसे हम इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, तो हम किस लिए इंडिफरेंट हो रहे हैं या किस चीज के लिए हम उदासीन हो रहे हैं। तो बेसिकली उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस या संयोगों को बताता है जिसपे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस या संयोगों को बताता है जिसपे उस उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ए हो या कॉम्बिनेशन बी हो या कॉम्बिनेशन सी हो। अभी बोलने से ये बात आप लोग को समझ में नहीं आ रही है, इसको हम उपभोक्ता व्यवहार का जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है इसके लिए हम उदासीनता अनुसूची बनाएंगे, जिसके आधार पर आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा। तो उदासीनता अनुसूची या फिर इंडिफरेंस शेड्यूल को हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस टेबल में पहले कॉलम में हम कॉम्बिनेशंस लेंगे, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया कि उदासीनता वक्र बेसिकली दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों या कॉम्बिनेशंस को बताता है। तो सबसे पहला कॉलम हम कॉम्बिनेशंस का लेंगे। उसके बाद हम दो वस्तु की बात हो रही है तो मान लो हम एक वस्तु को वस्तु X कहेंगे, ठीक है, यानी कि गुड X, और दूसरी वस्तु को हम गुड Y कहेंगे, गुड Y। ठीक है, अब ये बात हम सबको पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। हमारी जो इनकम है, हमारे रिसोर्सेज मतलब हमारी इनकम तो लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड इनकम में ही हमें अपनी ज़रूरतों या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उसी के आधार पर हम कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। सपोज कॉम्बिनेशन ए, हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी, ई और कॉम्बिनेशन F। ओके, मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए में हम गुड X की 1 यूनिट और गुड Y की 20 यूनिट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं। अब
जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मान लीजिए अब उपभोक्ता चाहता है कि वो कॉम्बिनेशन को चेंज करे, यानी कि वो गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है। तो यानी कॉम्बिनेशन 2 में हमने देखा कि गुड एक्स की 2 यूनिट्स है, तो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, तो नेचुरली हमको गुड वाई की जो जो संख्या है, जो नंबर है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो हमने गुड वाई की 15 यूनिट्स, अब कॉम्बिनेशन बी में 15 यूनिट्स है। कॉम्बिनेशन सी में हमने 1 यूनिट और गुड एक्स की बढ़ाई और गुड वाई की हमने और कम कर दी यूनिट्स, 11 कर दी। कॉम्बिनेशन डी में एक और आगे गए हम, गुड एक्स की 4 यूनिट्स और गुड वाई की 8 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन ई में एक हमने यूनिट और बढ़ाई एक्स की 5 और यहाँ हम 6 पे आए। और कॉम्बिनेशन 6 में 6 यूनिट एक्स की और वाई की 5 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर हम इसके साथ एक चीज और हम देखेंगे और वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या होता है? जैसे जैसे हम, आप जैसे इस टेबल में ही आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे हम x की संख्या को बढ़ा रहे हैं, वस्तु x की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमें गुड y की या दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए गुड x हमारा क्या है, आम है, और गुड y अगर हमारा केला है सपोज, है ना, तो अगर हमें आम की मात्रा को बढ़ाना है तो हमें केले की मात्रा को कम करना होगा। ठीक है, अब इसमें पहला वाले को तो हम ऐसे ही छोड़ते हैं। सेकंड वाले में देखिए, कॉम्बिनेशन बी में हमने 1 यूनिट x की बढ़ाने के लिए y की कितनी यूनिट्स का त्याग किया या उसको सेक्रीफाइस किया, तो 5 यूनिट्स हमने गुड y की कम की, तब जाकर हमें गुड x की 1 यूनिट मिलती है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है या सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये हमें ये बताती है कि यदि हमें वस्तु y के उपभोग को वस्तु x के उपभोग को बढ़ाना है तो हमें वस्तु y के उपभोग को कम करना होगा। और कितना हम कम कर रहे हैं, वस्तु y की 5 यूनिट को कम कर रहे हैं, तब जाकर वस्तु x की हमें 1 यूनिट मिल रही है। अब नीचे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि 1 यूनिट हम बढ़ाना चाह रहे हैं x की, यानी 2 से हम 3 पे गए, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड y में हम 15 से 11 पे आ गए। तो ये आपका चेंज कितना हुआ, 15 - 11 4, तो ये हो गया 4:1। यहाँ पर आएंगे आप नीचे कॉम्बिनेशन डी में, तो आप क्या देख रहे हैं कि y की आपने कितनी यूनिट्स कम की, 11 - 8 दैट इज 3, और यहाँ पर आपने 1 यूनिट x की बढ़ाई है, यानी कि 3 से आप 4 पे गए हैं, तो 3:1। कॉम्बिनेशन 5 में 2:1 एंड कॉम्बिनेशन f में 1:1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसी कर्व को, इस टेबल को अगर हम ग्राफ पेपर पे शो करें तो कर्व बन जाएगा ना बच्चों, है ना। ये हुआ हमारा y एक्स और ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे हम वस्तु y को लेंगे, यानी कि गुड y को, और x एक्सिस पे हम गुड x को लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो हमें स्केल निर्धारित करना है उसके लिए हम ये देखेंगे कि x में हमको क्या है, 1 यूनिट हमारा मिनिमम है और मैक्सिमम 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 0 हुआ, दिस इज 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर हमको मिनिमम हमारा 5 है और मैक्सिमम हमारा 20 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ज्यादा गैप लेंगे और y एक्सिस पे हम गैप कम लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका, मान लीजिए हम 5 के वेरिएशंस पे चलते हैं। फाइव 10 15 एंड 20। ठीक है, तो
अब हमको कर्व बनाना है। कॉम्बिनेशन ए हमको क्या बोलता है कि गुड एक्स हमारी कितनी है 1, ठीक है, गुड एक्स हमारी कितनी है 1 और गुड वाई कितनी है हमारी 20। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 20 एक मार्क हमने पुट किया, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन बी पे आइए, इसमें क्या है, गुड एक्स हमारा है 2 और गुड वाई है 15, तो गुड एक्स हो गया 2 और ये है 15, तो यहाँ पर आए हम। फिर वाई अगले कॉम्बिनेशन सी में 3 और 11, 3 एंड 11, 10 से थोड़ा सा अबव होगा ये। 4 में कॉम्बिनेशन डी में 4 एंड 8, यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ से हम 8, 10 से थोड़ा सा नीचे होगा। कॉम्बिनेशन ई में 5 एंड 6, यहाँ से 5 लेंगे और 6 हम यहाँ से देखेंगे 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। और 6 में आपका क्या है 6 एंड 5, मतलब कॉम्बिनेशन एफ में 6 एंड 5, 6 है और यहाँ से हम 5 लेंगे, ठीक है। अब हम इन सारे डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। इन सारे डॉट्स को आप आपस में अगर मिला देंगे तो ये हमारा जो कर्व बन के आया, इसी कर्व को बोला जाता है आईसी, ठीक है। ये कर्व है हमारा आईसी कर्व। इस कर्व को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है ना, डाउनवर्ड स्लोप्ड। तो इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप, ठीक है। दूसरा इसमें आपको खास बात क्या नजर आ रही है कि ये जो मूल बिंदु है हमारा, है ना, ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इसकी पोजीशन कैसी है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, ये कॉन्वेक्स है, यानी अंदर की तरफ झुकाव है। दो तरह की शेप होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और एक होता है कॉनकेव टू ओरिजिन। कॉनकेव टू ओरिजिन इस तरीके से बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, तब हमने पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था। तब हमने बताया था कि पीपीसी की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है, ठीक है। लेकिन आईसी या इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स, यानी ये मूल बिंदु की ओर अंदर की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, सबसे पहले हमने दो खास बातें देखी। पहला देखा हमने कि इसका नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप का कारण क्या है, तो नेगेटिव स्लोप का सबसे बड़ा कारण यही है कि जैसे, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है, इनकम हमारी लिमिटेड है, जैसे जैसे हमें अगर वस्तु x, ये हमारी वस्तु x है, ये हमारी वस्तु y है, ठीक है, अगर हमें वस्तु x के उपभोग को या कंजम्पशन को बढ़ाना है तो हमें वस्तु y के उपभोग को घटाना होगा। यानी कि एक वस्तु के उपभोग को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु के उपभोग को घटाना होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, नेगेटिव, इसका जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, या इसकी शेप जो है वो नेगेटिव स्लोप वाली होती है। दूसरी इसकी खास बात इसमें क्या थी कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका वजह है कि ये जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो ना, इस टेबल में आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा, तो ये जो रेट है, इस रेट को आप कैसा देख रहे हो कि पहले 5:1 है, फिर 4:1 हुई, फिर 3:1 हुआ, फिर 2:1 हुआ, फिर 1:1 हुआ। तो ये जो रेट है वो किस तरीके की है, ये रेट डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है ना। ये रेट कैसी है, ये डिक्रीज हो रही है ना। पहले हमको 1 यूनिट के लिए 5 यूनिट का हम त्याग कर रहे थे, यानी कि x की 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हम y की 5 यूनिट का त्याग कर रहे थे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं, तो हमने क्या किया, y वस्तु की कम यूनिट का हमने त्याग किया। ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे अब नेचुरली इसमें भी आपका वो नियम काम करता है कि जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमको संतुष्टि मिलने लगती है ना। किसी एक वस्तु का उपभोग अगर हम बढ़ाते हैं तो हमको संतुष्टि मिलने लगती है। अभी जैसे हमने वस्तु x की 1 यूनिट बढ़ाई, तो पहली बार तो हम 1 ही यूनिट ले रहे थे, दूसरी यूनिट पे जाने के लिए हमने क्या किया, ज्यादा y की वस्तु का त्याग किया।
लेकिन अभी हमको क्या हुआ है कि y की 5 यूनिट हमने कम कर दी, ठीक है, और x की अभी हमको 2 यूनिट मिल गई, तो कुछ संतुष्टि मिली ना हमको। तो उसके बाद अब तीसरी यूनिट के लिए हम पहले की कंपैरेटिवली कम त्याग करेंगे, ठीक है। इसीलिए उसने क्या किया, अगली बार 4 यूनिट का त्याग किया y की, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं फिर वो x की अगर और यूनिट बढ़ती है, अगर बढ़ना चाहती है या बढ़ाना चाहता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा उपभोक्ता, y की और कम यूनिट का त्याग करेगा, क्योंकि नेचुरली x की जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही है तो वस्तु x से मिलने वाली संतुष्टि भी बढ़ती जा रही है ना, वो उस लेवल पे संतुष्टि मिल रही है उसे। इसलिए वो क्या करता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है हमारी, वो कैसी होती है, ऑलवेज आईसी के केस में या उदासीनता वक्र के केस में सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा घटती हुई दर में होती है। इसी वजह से इस कर्व की जो शेप है वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन या मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। अब हम बात करेंगे उदासीनता मानचित्र की। उदासीनता मानचित्र एक ही ग्राफ में विभिन्न, एक ही उपभोक्ता के विभिन्न आईसी कर्व्स को दर्शाता है, ठीक है। इसमें ये y एक्सिस है, नीचे x एक्सिस पे हम वस्तु x की मात्रा को दर्शाएंगे और y एक्सिस पे हम वस्तु y की मात्रा को दर्शाते हैं। सबसे नीचे IC1, उससे ऊपर IC2 और उसके ऊपर IC3। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक ही ग्राफ पर हमने विभिन्न आईसी कर्व्स को दिखाया या उदासीनता वक्रों को दिखाया है। तो जब एक ही ग्राफ पर एक उपभोक्ता के विभिन्न आईसी वक्रों को दिखाया जाता है तो उसे बोला जाता है उदासीनता मानचित्र या इंडिफरेंस मैप, ठीक है। अब इसमें जो आईसी पहले वाले से आगे की तरफ है यानी बाईं तरफ है ना, सॉरी, जो बाईं तरफ है वो उपयोगिता या संतुष्टि के निम्न स्तर को दिखाएगा और जो कर्व दाहिने तरफ है यानी आगे की तरफ है वो उपयोगिता के उच्चतर स्तर को दर्शाता है। तो IC1 उपयोगिता के निम्नतम स्तर को दिखा रहा है, उससे ऊंचा स्तर IC2 का है और सबसे ऊंचा स्तर उपयोगिता का IC3 का है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे उदासीनता वक्रों की विभिन्न विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता जो हमने चर्चा की थी वो ये थी कि इसका जो स्लोप है ना, इसका जो ढाल है वह कैसा होता है, ऋणात्मक। दूसरी विशेषता हमने बताई थी कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ये दो बात की चर्चा अभी हमने की। तीसरी बात, आईसी कर्व जो है वो कभी भी एक्सेस को यानी कि वाई एक्स या फिर एक्स एक्स को स्पर्श नहीं करेगा, यानी कि कभी भी आईसी कर्व इस तरीके से नहीं बनेगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन की तो हमने बात की थी कि उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को बताता है। तो अगर आईसी वाई एक्सिस को स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे आपका ये एक्स है, ये वाई वस्तु है और यहाँ पे एक्स वस्तु है। अगर आईसी आपका या इंडिफरेंस कर्व वाई एक्स को स्पर्श करता है तो इसका मतलब है कि हम वाई वस्तु मतलब अपनी जितनी इनकम है वो सारी की सारी वाई वस्तु को खरीदने में खर्च कर रहा है, या ये उस कॉम्बिनेशन को बता रहा है जिसमें कि सारी की सारी इनकम हमारी केवल और केवल वाई वस्तु को क्रय करने में खर्च हो रही है। एक्स वस्तु की वैल्यू 0 है, तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, है ना। सपोज अगर ये 10 है तो 10 और 0 ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एटलीस्ट x की एक यूनिट भी होनी चाहिए, तभी वो इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वो x को स्पर्श करता है यानी कि नीचे इस x को स्पर्श करता है तो इसका मतलब है कि सारी इनकम हम x वस्तु को खरीदने में व्यय कर रहे हैं, y वस्तु जो है वो 0 है, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ। इसलिए ये उदासीनता वक्र की एक और विशेषता है कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को यानी कि y अक्ष या x अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। इसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो ये हमने एक बात की कि हर अगला, है ना, हर ऊपर की तरफ जो दाईं तरफ जितने भी आईसी कर्व्स है वो उपयोगिता के ऊंचे स्तर को या हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं।
अगली विशेषता है कि एक ही कंज्यूमर के दो आईसी, जैसे हमने इस आईसी मैप पर हमने अलग अलग आईसी कर्व्स दिखाए हैं, IC1, IC2, IC3, तो ये कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक ही उपभोक्ता के दो आईसी या उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। उसका कारण क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंज्यूमर का ये IC1 है, ठीक है, और अगर ये दूसरा है IC2, ये सिचुएशन एक कंज्यूमर के केस में कभी नहीं आएगी। ये दोनों एक दूसरे को जो काट रहे हैं, ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती है। उसका कारण क्या है, यह आप लोगों को पता है कि जहां पर भी दो वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के बराबर है ना। किसी भी दो वक्रों का एक दूसरे को काटना ये बताता है कि वहां पर दोनों वक्र की जो मात्रा है, जो कॉम्बिनेशन है, वो एकदम इक्वल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक ही कंज्यूमर के दो आईसी, एक आपका सेटिस्फेक्शन के लोअर लेवल को बताएगा, एक दूसरा आपके हायर लेवल को बताएगा, तो कभी भी वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। तो इसको याद रखेंगे आप लोग कि एक ही कंज्यूमर के दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, काटते नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी एक और विशेषता हुई। इसकी अगली विशेषता के बारे में हम जानेंगे। इसकी अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो उदासीनता वक्र है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे के हमेशा ही पैरेलल हो, ठीक है। लेकिन अगर दो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न है, पूर्ण स्थानापन्न यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है, जब एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु को कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी उसके बदले उसका इस्तेमाल करें, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। यदि दो वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी तभी हमारा जो आईसी है वो कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब उसकी शेप किस तरह की होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। IC1, IC2, ठीक है, इस तरीके से वो बनेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब वस्तुएं कैसी होंगी, पूर्ण स्थानापन्न, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लियर है। दो वस्तुओं के बीच में जितनी ज्यादा है ना, दो वस्तुओं के बीच में जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन या स्थानापन्नता ज्यादा होगी उतना ही वो कर्वेचर कम लिए हुए होगा। अब देख रहे हो, जब पूर्ण स्थानापन्न हुआ तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया ना ये, ठीक है। कर्वेचर कब बढ़ता है, जब स्थानापन्न की जो मात्रा है वो कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए जो पूरक वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुएं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जिनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर आप कार लेते हैं तो आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ही, बिना पेट्रोल के आप कार नहीं चला सकते। सॉक्स एंड शूज, है ना, इंक एंड पेन, तो ऐसी चीजें जिनका आप एक साथ इस्तेमाल करते हो वो हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं के केस में आपका जो आईसी है ना, पूरक वस्तुओं के केस में आईसी कर्व कैसा हो जाता है, अगर पूर्ण पूरक है वो, है ना, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो कैसा हो जाएगा, एल शेप्ड, ठीक है। उस केस में आईसी हमारा कैसा हो जाता है, एल शेप्ड। कब होता है, पूर्ण पूरक वस्तु के केस में किस तरीके की इसकी शेप हो जाती है, एल शेप की, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से उदासीनता वक्र की विशेषता है। तो अभी हम जल्दी से इन जनरल जितनी भी हमने उदासीनता वक्र की विशेषताएं की हैं उनके बारे या चर्चा की है उनको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो उदासीनता वक्र की विशेषताओं को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। वक्र की विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता हमने क्या जानी थी कि इसका जो ढाल है वो कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है। सबसे पहली विशेषता, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक ढाल होता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव स्लोप, ठीक है। दूसरी विशेषता थी हमारी कि उदासीनता वक्र कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है,
कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, दूसरी विशेषता है इसकी कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर सॉरी। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता यह थी कि एक ही उपभोक्ता के दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, है ना। एक उपभोक्ता के दो आईसी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का कारण क्या था कि जो इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसी थी, घटती हुई। इसका रीजन क्या है, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसकी वजह से ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। और एक उपभोक्ता के दो आईसी कर्व एक दूसरे को नहीं काटते, ये हमने क्यों आपको बताया, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्योंकि जहां पर भी दो कर्व एक दूसरे को काटेंगे इसका मतलब है कि वहां पर वो एक दूसरे के बराबर है, जबकि दो आईसी कर्व तो संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताते हैं, एक लोअर सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है तो दूसरा हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है। ठीक है, हर अगला आईसी संतुष्टि के अधिकतम स्तर को बताता है ना। इसके लिए बताया था आपको मैंने डायग्राम बनाकर कि ये IC1 है तो IC2 उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन को बताएगा, IC3 उससे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन को बताएगा। ठीक है, दो आईसी कर्व कभी भी अक्षों को स्पर्श नहीं करते। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कभी भी आईसी इस तरीके से, यानी कि ये आपका वाई एक्स है और ये आपका एक्स एक्स है ना, तो इसको कभी भी, दोनों अक्षों को कभी भी वो स्पर्श नहीं करेगा। इस तरीके से आईसी कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, आईसी जब भी बनेगा तो वो दोनों अक्षों से अलग बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर आपको बताया था अगर वस्तु में पूर्ण स्थानापन्न हो, है ना, यानी कि अगर दो वस्तुओं के मध्य जितनी ज्यादा स्थानापन्नता होगी उतना ही उसका कर्वेचर कम होगा। ठीक है, यानी कि पूर्ण स्थानापन्न है, अगर पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के केस में, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के केस में आईसी कैसा होगा, समानांतर बनेगा। ठीक है, समानांतर होगा। इसका भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि इस तरीके से, सॉरी एक्सेस को तो टच करना नहीं है, इस तरीके से बनेगा वो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, उदासीनता वक्र होता क्या है ये जाना, ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिसपे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। फिर हमने उदासीनता अनुसूची यानी टेबल बनाया, उसके आधार पर हमने उसके आधार पर हमने उदासीनता वक्र को ड्रॉ किया। उसके बाद हमने उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगली क्लास में हम उदासीनता वक्र के केस में उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होगा या उसे संतुलन कब मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। नमस्कार।